30 से 50 शब्दों के बीच में लिखने होते हैं। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और जो यूके बोर्ड के स्टूडेंट है वहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आंसर आपको 30 या 50 शब्दों के बीच में, 30 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। कहने का मतलब होता है लगभग आधा पेज। कितना पेज? आधा पेज आपको लिखना है और आधे पेज में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा एक आध क्वेश्चन के आंसर कंप्लीटली लिखने जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि आधे पेज से ज़्यादा ना हो। 75 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, यूपी बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में, दोनों को मैंने कॉमन किया है। तो ये आज का क्लास सबके लिए, खासकर यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के लिए दोनों को जरूरी है। तो दिव्य कपूर गुड इवनिंग, हर्षिता आर्ट्री सर हरियाणा बोर्ड का, बिल्कुल हरियाणा का बोर्ड का, मैं हरियाणा बोर्ड का मैंने एनालाइज किया, आज क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। कल की क्लास में हरियाणा बोर्ड का भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है, कल का जो क्लास होगा उसमें मैं हरियाणा बोर्ड का भी इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है। हर्षित आर्ट्री, ओके हर्षित, और जल्दी से अपने दोस्तों को भी जोड़ो ना बेटा। कौन कौन जुड़ चुका है? प्रिया यादव जुड़ चुकी हैं, अमित पाल भी है, राधे कृष्ण है और शाहनी लाइव है। ओके ठीक है, क्लास को ज्वाइन करते हैं और एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोगों का लाइक नहीं दिख रहा है मुझे, लाइक केवल 5 ही स्टूडेंट का किया है, आप लोग लाइक आ जाइए और क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है नंबर 1, और ये क्वेश्चन के 2 तरीके पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याओं से क्या आशय है, और इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है चुनाव की समस्या किसे कहते हैं? दिव्य कपूर, यस यूपी बोर्ड, ठीक है। आर्थिक समस्याओं से क्या आशय है, चुनाव की समस्या किसे कहते हैं? दोनों ही एक ही सही है, क्योंकि चुनाव की समस्या ही एक्चुअली में आर्थिक समस्या होती है। आंसर क्या है? असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई समस्या को चुनाव की समस्या, और चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर देना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है, वेरी शॉर्ट लिखना है, तो कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और आपको जब भी कोई चीज का उदाहरण आपको पता होना चाहिए, उदाहरण जैसे जरूर लीजिएगा, जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उत्पादक का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं, कीमत निर्धारण का, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही अंग है। विश्वेंद्र सिंह राठौर सर, गुरु जी अकाउंट का भी कुछ ना कुछ आता है, 9 मार्च को पेपर है बेटा, 9 मार्च का अकाउंट का पेपर का मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। संडे को मैं सोच रहा हूँ अकाउंट का भी एक क्लास कर दिया जाए, काफी टाइम से सोच भी रहा हूँ, मैटर मैं तैयार कर रहा हूँ, अकाउंट का मैं संडे को क्लास करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। देखिए चुनाव की समस्या, आर्थिक समस्या, इन दोनों के सबसे मुख्य कारण 2 ही है। एक, चुनाव की समस्या के 2 प्रमुख कारण है, मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं, मिन्नी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? साधनों की सीमित मात्रा, क्योंकि लोगों के पास जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, लेकिन लोगों की उस साधन को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, 2 प्रमुख कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीसी। एक उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं x और y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन सीमित संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक के उपयोग के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार की आकृति बनती है उत्पादन संभावना वक्र, जहां पर वस्तु x और वस्तु y के विभिन्न उत्पादन के संयोगों को दर्शाया जाता है, और जब सभी संयोगों को दर्शाता है तो इस प्रकार का वक्र बनता है जिसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। अभिषेक यादव, किश्वरी, लक्ष्मी यादव गुड इवनिंग, प्रिया यादव का क्वेश्चन आया हुआ है, सर इकोनॉमिक्स की आप दोगे लेकिन सर अकाउंट और बिजनेस की भी करा दीजिएगा प्लीज, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मैंने कहा है प्रिया यादव, संडे को मैं अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, गारंटेड है, मैं जरूर प्रॉमिस करता हूं संडे को आपको अकाउंट का जरूर मिलेगा, और बिजनेस का भी मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि बिजनेस की क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास की तरफ कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स कर लेते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मैं अकाउंट और बिजनेस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ओके, संडे को। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि संडे को जुड़ेंगे, डेली की भी इकोनॉमिक्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स जुड़ी है, ठीक है, क्योंकि मेरे जो मास्टरी की सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में है, फिर अकाउंट में है, तो मैं नहीं चाहता कि इकोनॉमिक्स में किसी भी कम मार्क्स, मैं चाहता हूँ इकोनॉमिक्स में हर एक बच्चे के 90-95 मार्क्स आ जाए,
ठीक है, क्योंकि एमपी बोर्ड का और बिहार बोर्ड का पेपर हो चुका है, उन सभी स्टूडेंट्स में वही क्वेश्चन फंसे हुए हैं जो मैंने बताया हुआ है। लगातार बने रहिए, आपकी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। मतलब क्या होता है? मतलब एक्स और वाई। तो एक्स की मात्रा आपकी पहले 10 यूनिट का, वाई की मात्रा 0। तो वाई की मात्रा 1 यूनिट करने के लिए एक्स में आपको 2 यूनिट कमी करनी पड़ेगी। तो इसी कमी करने की दर को सीमांत अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। उपयोगिता का अर्थ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए आज मैंने यूपी बोर्ड के एमसीक्यूज दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। मैंने वीडियो अपलोड किया है लाइव क्लास से ठीक पहले, आज सुबह 10 बजे मैंने यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जो 2020 से लेकर 2023 के बीच में लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पे जाइए, आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यूज का। इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं 2020 से 23 तक, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो बना के। हाँ, दीपिका कपूर कह रहे हैं सर पिछली क्लास, बिल्कुल पिछली क्लास मैंने पूरी नहीं की थी, वो नेक्स्ट कल या परसों उस क्लास को पूरा कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास पूरा करते हैं। उपयोगिता का अर्थ लिखिए। किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूटिलिटी। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पीडीएफ मांगते हैं, तो इस टाइम मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूं या पीडीएफ मैं बनाऊं समझ में नहीं आता है, इसलिए स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आप लोग उसको आराम से लिख सकते हैं नोटबुक में। उपभोक्ता संतुलन क्या है? एक उपभोक्ता संतुलन, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस बना, सबसे अच्छा होना। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपने निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब मैंने 100 रुपये खर्च किया, 100 रुपये के कंपेरिजन में अगर उस मेरी संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होता है, मतलब उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं इसको। ठीक है, बजट रेखा किसे कहते हैं? बजट रेखा, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ ताकि आपको 75 क्वेश्चन कम से कम टाइम में मैं पूरा करा दूँ, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बजट रेखा क्या है? बजट रेखा उस रेखा को कहते हैं जो दो वस्तुओं की, मतलब एक्स और वाई, उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय, इनकम, और वस्तु की दी हुई कीमत यानी कि प्राइस पर खरीद सकता है। कभी कभी बजट रेखा का समीकरण पूछा जाता है हमसे, बजट रेखा समीकरण। तो समीकरण का मतलब हम अपनी इनकम को दो वस्तुओं पर, एक्स वस्तु और उसकी कीमत पर, और वस्तु वाई और उसकी कीमत पर जो पैसा खर्च करते हैं, इन दोनों का टोटल होता है हमारा m। तो ये होता है बजट रेखा का समीकरण। इसको इस तरह रख सकते हैं x1 p1 x2 p2। ठीक है, दो वस्तुओं की कीमत के आधार पर जितनी मात्रा हम खरीदते हैं, दोनों की मात्रा और कीमत का मल्टीप्लाई करके उनका टोटल हमारे आय के बराबर होती है। यही हमारा बजट रेखा समीकरण के नाम से जानते हैं। मांग क्या है? मांग क्या है? मांग से आशय एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता बाजार में दी हुई समय अवधि और दी हुई कीमत पर खरीदना चाहता है, मांग रहते हैं। यानी कि वस्तु की क्वांटिटी जो एक उपभोक्ता खरीदना चाहता है, जिसके पीछे वो अपना पैसा खर्च करना चाहता है, उसे हम मांग कहते हैं। मिन्नी का क्वेश्चन है सर मेरा एग्जाम सबसे लास्ट में, मेरा भी ध्यान रखिएगा आपकी ओर। बिल्कुल मिन्नी जी, आपका एग्जाम सबसे लास्ट में नहीं है, यूके बोर्ड में है और आपका एग्जाम है 14 मार्च को। ठीक है, लास्ट में नहीं है। मैं भी आपका भरपूर ध्यान रखूंगा। मिनी आई थिंक आप उत्तराखंड बोर्ड से ही है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनकी मांग और उपभोक्ता के आय के बीच धनात्मक संबंध होता है, सामान्य वस्तु कहते हैं। जितनी वस्तु है जैसे दाल चावल आटा, ये सब सामान्य वस्तु कैटेगरी में, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग जैसे टीवी फ्रिज बाइक सामान्य वस्तु है। क्यों? इन वस्तु की कीमत की घटने पर इन वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, तो उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। उत्पादन से क्या आशय है? किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक कारपेंटर आता है, लकड़ी के टुकड़े को चीड़ फाड़ के क्या बना देता है? एक टेबल बना देता है। तो मतलब उसने इस लकड़ी की उपयोगिता में वृद्धि किया, तो इसे उत्पादन कहते हैं। क्योंकि उपयोगिता की वृद्धि होने से ही मूल्य का सृजन होता है, और मूल्य का सृजन करना ही क्या है? उत्पादन है। ठीक है, ओके मिन्नी,
क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से, मैंने डरिए मत, मैं भी उत्तराखंड, आप भी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड वाले लोगों को कैसे छोड़ दे? फिर तो कहेंगे तो घर लोग, बाहर के लोगों को सेवा करते हैं और घर वालों को भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तराखंड का बिल्कुल विशेष ध्यान है, क्योंकि पहले पेपर है यूपी बोर्ड का 28 फरवरी को, उसके बाद तो बस उत्तराखंड और उत्तराखंड और उत्तराखंड, और उसके बाद मेरा बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन के विभिन्न साधनों, जिसको क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं। विभिन्न आगतों और उत्पादन की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं निर्गत। आगत और निर्गत के बीच में फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये होता है इसको उत्पादन फलन का Q इक्वल टू F ब्रैकेट ए बी, और यहाँ पर ए बी का मतलब होता है उत्पादन के साधन और Q का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा को बताया जाता है। बिल्कुल HBSE का तो है बेटा, हरियाणा बोर्ड का 11 मार्च को है, बिल्कुल मुझे याद है, हरियाणा बोर्ड का 11 मार्च को पेपर है बेटा। मैं उत्तराखंड बोर्ड में उत्तराखंड के यूएस नगर से हूँ मिन्नी जी। ठीक है, मैं यूएस नगर से हूँ। अरे यूपी बोर्ड का क्या, यूपी बोर्ड को तो भूलना ही नहीं बेटा, यूपी बोर्ड का तो चल ही रहा है ना, ये सब यूपी बोर्ड का ही है। और पार्टिकुलरली यूपी बोर्ड से रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट देखिएगा, आज मैंने एमसीक्यूज दे दिया है, कल मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा। डेली यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको अपलोड मिलता ही रहेगा, डेली कुछ ना कुछ आपको मिल रहेगा ना। 13, मौद्रिक लागत क्या है? किसी वस्तु के निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए आपको कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल के लिए आपने 100 रुपये खर्च किए तो ये मौद्रिक लागत है। आपको श्रम चाहिए, श्रमों को दिहाड़ी दे दी आपने 200 रुपये, तो ये आपका मौद्रिक लागत हुआ। मतलब साफ है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी साधन होते हैं उसको मुद्रा के रूप में जो आप पेमेंट कर रहे हैं वही उसका मौद्रिक लागत होता है। ठीक है बेटा, मैंने कहा तो है, मैं संडे को आपको अकाउंट का कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, परेशान मत होइए। सीमांत लागत किसे कहते हैं? उत्पादन की एक अधिक या कम इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में हुए परिवर्तन को सीमांत लागत कहते हैं। मान लीजिए उत्पादन है, आप यहाँ पर एक उत्पादन करने से आपका खर्च हो रहा था 20 रुपये, आपने एक और का उत्पादन किया दूसरा, और आपका खर्च बढ़ के हो गया 30। तो पहले से 20 यूनिट का खर्चा हुआ, दूसरे से 10 यूनिट, यानी कि एक अतिरिक्त यूनिट के खर्च होने से जो कुल उत्पादन में जो वृद्धि, कुल लागत में वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एमसी। फार्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1, या दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। उत्पादन की मात्रा के कारण कुल लागत में होने वाला परिवर्तन सीमांत लागत के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। दिव्य कपूर, वेन इज बर्थडे? बेटा मेरा बर्थडे बहुत दूर है, परेशान मत होइए, बहुत बर्थडे है, और मेरा बर्थडे बेटा 30 दिसंबर है। सामान्य लाभ क्या है? यह लाभ का वह स्तर, सामान्य लाभ, देखिए सामान्य लाभ जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, यह लाभ का वह स्तर है जो किसी उद्यमी को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बिजनेस लगाया है, तो आप तो सोचेंगे ना, अगर 1 लाख रुपए लगाया इसका 10% तो मुझे मिलना ही चाहिए। 1 लाख का 10% की 10,000 हर महीने मिलना चाहिए, तो इसी को तो सामान्य लाभ। अगर इतना मिलता है तो सही है, अगर इतना लाभ भी नहीं मिलेगा मतलब बिजनेस में बने रहना जरूरी है। ओके दीपिका, 9 नवंबर को हैप्पी बर्थडे एडवांस में आपको। उत्पादक संतुलन से क्या तात्पर्य? उत्पादक संतुलन एक पढ़ाया मैंने अभी, उपभोक्ता संतुलन, ये है उत्पादक संतुलन, जिसको हम जो है फर्म के संतुलन बोलते हैं, फर्म का संतुलन बोलते हैं, फर्म का साम्य भी बोला जाता है। उत्पादक संतुलन से क्या तात्पर्य? उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब उसके लाभ अधिकतम और हानि लिखा हुआ है, नॉट हनी सिंह, हानि बोलते हैं इसको, न्यूनतम होती है। और ध्यान में क्या, ऐसा तब होता है जब MR और MC आपस में बराबर हो। कुछ इस तरह से देखिए, ये होता है हमारा AR बराबर MR, जब MR और MC आपस में बराबर हो, यानी कि ये वाला पॉइंट, और इसी पॉइंट में MC वक्र MR को नीचे से काटता हुआ होता है, तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि दोनों बराबर है, उत्पादक संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़े। सम विच्छेद बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर TC और TR दोनों बराबर होते हैं, ये है आपका TR
और ये है आपका टीसी। तो ये वाला बिंदु के और ये वाला बिंदु ई, ये दोनों बिंदु सम विच्छेद बिंदु कहते हैं कि दोनों बिंदुओं पर टीसी और टीआर कुल लागत और कुल लागत बराबर होते हैं, और जहां ये दोनों बराबर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा मैं दिव्य कपूर इकोनॉमिक्स के अलावा मैं अकाउंट और कभी कभी बिजनेस पढ़ाता हूँ। बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं अपने स्कूल में भी अकाउंट और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ, बिजनेस कम पढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आता है। पूर्ति किसे कहते हैं? सप्लाई, वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि 10 रुपये कीमत है तो वस्तु की जो है 100 यूनिट बेचा जा रहा है, 20 रुपये होने के बाद वस्तु की 200 यूनिट बेची जा रही है, 30 रुपये होने पर 150 यूनिट बेची जाती है, 40 रुपये होने पर 175 यूनिट बेची जाती है। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत पर कितनी मात्रा का विक्रय हो रहा है तो इसी को बोलते हैं पूर्ति। ठीक है सर, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? बेटा इसका पीडीएफ कहीं पे नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीनशॉट रख लीजिए और खुद बखुद उस नोटशॉट को हर एक क्वेश्चन जैसे ही आता है पीडीएफ रख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पूर्ति का नियम बताइए। पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की पूर्ति में भी कमी होती है। फिलहाल पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा कुछ पीडीएफ। ठीक है, अभी तो कुछ काम चल रहा है, मैं संडे को लगभग पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, एकाधिकार प्रतियोगिता की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। एकाधिकार प्रतियोगिता दो का मिक्स होता है, एकाधिकार भी होता है और प्रतियोगिता, दोनों का मिक्सअप होता है। ये एकाधिकार प्रतियोगिता की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या यहाँ ज़्यादा होती है। दूसरा, इस बाजार में वस्तु विभेदीकरण बढ़ जाता है, मतलब जितने भी विक्रेता होते हैं सभी के पास जो वस्तुएं होती है उसमें किसी न किसी प्रकार का अंतर होता है, जिसको वस्तु विभेदीकरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्या समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताइए सर। बेटा 30-35 क्वेश्चन के आसपास वेस्टी अर्थशास्त्र का है और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है, बाकी 35 क्वेश्चन जो है समष्टि, दोनों का मिक्स है। फिलहाल शुरुआत में मैक्रो का मिलेगा, उसके बाद मैक्रो का मिलेगा। ठीक है, परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर। प्रिया यादव, मैं बोल तो रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब लक्ष्मी यादव कह रहे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कौन सी प्रॉब्लम होगी बेटा, समझा नहीं है। लक्ष्मी यादव किस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं? अच्छा सर, सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रख सकते हैं? बेटा ये डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सा चूज कर रहे हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये सब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग बदल जाता है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में चेक कीजिए, वहां पर डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या रखा है, उसकी बात बताइएगा। बेटा मैं बोलता रहा हूं, ये बिजनेस का मैं कर रहा हूं। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश की संसाधनों और आर्थिक क्रियाओं पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक साधन के प्रतिफल से क्या आशय है? यह अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा होती है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के बाकी साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन यानी कि श्रम को परिवर्तित किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। इसे एक साधन प्रतिफल के नियम से जाना जाता है। ठीक है, मिन्नी जी बोल रही हैं सर एग्जाम से पहले एक बार लाइव कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा बिल्कुल होगा, और मैं कुछ ही दिनों के अंदर सारे, जैसे ये आज मैं आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं, कल मैं लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और परसों की क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दूंगा। परेशान मत कीजिए, सब कुछ होगा।
मिन्नी जी बोल रही हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, बट लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसी आंसर को खुद लिखिए, फिर चेक कीजिए कि जहाँ आंसर दे रखा है और आपने जो आंसर लिखा वो कितना अंतर हो रहा, तभी याद हो पाएगा। 12th के बाद क्या करना है, बिल्कुल 12th से क्या करना है आपको लाइव क्लास में मैं बताऊंगा। बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, आपके इंटरेस्टेड अकाउंट, वो सारे कोर्स में आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पहले आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम के बाद इस तरह की हम बातें करेंगे कि क्या करना चाहिए, कौन कौन सा जरूर रहेगा, वो सब एग्जाम के बाद देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 23 उत्पादन वक्र का ढलान क्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र यानी कि आपने देखा होगा जो उत्पादन वक्र है ये ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है। उत्पादन वक्र मतलब उत्पादन संभावना वक्र, जब भी उत्पादन वक्र की बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र होता है। उत्पादन वक्र का ढलान दर्शाता है कि उपलब्ध साधनों के अधिक से अधिक उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तु की उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ा सकता। अगर एक साधन को बढ़ाते हैं, मान लो ये पहले यहाँ तक था और ये यहाँ तक था, दूसरे को बढ़ाते हैं तो पहले में कमी होगी, मतलब एक साथ दोनों वस्तुओं को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर संपूर्ण बाजार के छोटे छोटे हिस्सों पर उत्पादकों का अधिकार होता है उसे अल्पाधिकार कहते हैं। जैसे बाजार में मोबाइल नेटवर्क मार्केट, ठीक है, कम्युनिकेशन मार्केट, यहाँ पर कुछ ही विक्रेता है, जैसे जियो है, एयरटेल है, ठीक है, वीआई है, बीएसएनएल है और एमटीएनएल। 5 ही मोबाइल कम्युनिकेशन मार्केट है बाजार में और इनके बीच में कंपटीशन है, सबने थोड़े थोड़े हिस्से पर जो है कब्जा कर रखा है। तो इसी स्थिति को जो है अल्पाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। सर बजट कैसे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। बजट प्रिया यादव, अभी मैं बताता हूं बजट के बारे में, परेशान मत होइए। आपने बजट के बारे में पूछा, चलिए आपको बता दिया जाए बजट क्या होता है। आपने पूछा बजट क्या होता है, ठीक है। देखिए बजट का मतलब होता है एक ऐसा विवरण, बजट एक विवरण होता है जहां पर सरकार की आय और सरकार के व्यय का विवरण होता है, वो भी किसके लिए, एक लेखा वर्ष का। और ये सब कुछ अनुमानित होता है क्योंकि आने वाले साल में कितना खर्च करना है और कितना प्राप्ति होना है पता नहीं होता, तो एक अनुमानित विवरण होता है, उसे बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। औसत आय की गणना, तो कुल आय को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर औसत आय की गणना की जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर उत्पादन की एक इकाई तो औसत कुल आगम प्राप्त हो रहा है 10, दूसरी इकाई से कुल आगम प्राप्त हो रहा है 24, तीसरी यूनिट का कुल आगम प्राप्त हो रहा है आपका 36। तो ऐसे में औसत आगम निकालने के लिए क्या किया जाता है, टीआर को बिक्री की इकाइयों से भाग कर देंगे। 10 को 1 से भाग कर देंगे 10, 24 को 2 से भाग कर देंगे 12, 36 को 3 से भाग कर देंगे 12। तो ये हो गया औसत आगम, मतलब कुल आय को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर जो प्राप्त होता है, और वस्तु की प्रति इकाई कीमत को ही औसत आगम के नाम से जानते हैं। यही प्रति इकाई कीमत होती है जिस कीमत वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं, इकोनॉमिक एजेंट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इकोनॉमिक एजेंट। वह व्यक्ति या संस्था जो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है, जैसे कोई उत्पादन कार्यों में लगा हुआ उत्पादक, कोई उपभोग करता है उपभोक्ता, कोई निवेश करता है निवेशक, कोई वितरण करता है तो वितरक। ये सारे लोग आर्थिक एजेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अध्यापक आर्थिक एजेंट है, ठीक है, एक विक्रेता आर्थिक एजेंट है क्योंकि ये कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ओके, अल्पकाल क्या है, अल्पकाल जिसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक वर्ष से कम की अवधि, यूं कहें 12 माह से कम की अवधि को अर्थव्यवस्था में अल्पकाल कहते हैं। और ये इतना कम समय होता है जब हम उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। सब कहते हैं कि वह समय काल
जिसमें उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है उसे अल्पकाल के नाम से जाना जाता है। सीमांत उत्पादन से आप क्या समझते हैं? एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। मतलब सीमांत उत्पादन बराबर होता है कि उत्पादन के कितने साधनों का प्रयोग किया, उससे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, इन दोनों के बीच की जो यूनिट होती है उसे हम सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट होता है, डाउट लगता है, जरूर पूछिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से लिए गए हैं। एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? जब भी हम एकाधिकार की बात करते हैं, एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार खुद करता है। तो ध्यान में ये रखना है कि एकाधिकार और सीमांत लागत के बीच में विपरीत संबंध होता है। क्योंकि कीमत जितना ज़्यादा रखा जाएगा, जितना ज़्यादा रखा जाता है उसकी आय की प्रति लागत उतनी कम होती है। नहीं, कीमत और सीमांत लागत का अंतर जितना अधिक होता है एकाधिकारी की शक्ति भी उतनी अधिक होती है, क्योंकि लागत जितना कम होता है और ऐसे कीमत जितनी अधिक तो लाभ का स्तर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। आकाश सिंह कुछ कह रहे सर, इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताइए लॉन्ग बोर्ड का, लॉन्ग यूपी बोर्ड का। बिल्कुल बेटा, एक चीज़ समझिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे कि आज आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज मिला है, तो इसी तरह से लगातार आपको एमसीक्यूज मिला, वेरी शॉर्ट भी मिलेगा, शॉर्ट सब कुछ मिलेगा, लॉन्ग सब कुछ मिलेगा। मतलब यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट, सबको भी उनके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। हर्षित तिवारी कुछ कह रहे हैं सर, आपके जैसे पढ़ाने और समझाने वाला प्योर यूट्यूब में। बेटा ये तो गलत बात है आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक्चुअली में आप आपको लगता है कि एक्चुअली में 3 साल से पढ़ा रहा, सब्सक्राइबर मेरे कम है, व्यूज़ उतने नहीं है, इसका मतलब उतने ज़्यादा, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या समझाते हैं क्या पढ़ाते हैं, लेकिन उसके व्यूज़ दड़ाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इस बात का कहाँ कमी रहेगी तो मेरे व्यूज़ इतने कम आते हैं, सब्सक्राइबर इतने बढ़ नहीं रहे। आप लोग किसी के अंदर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं अपने व्यूज़ को, मेरे सब्सक्राइब किस तरह बढ़ सकते हैं, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ में इम्प्रूव किया जाए? क्योंकि आप लोग यंग हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि सर आपको इस चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ सके। हर्षित तिवारी, आकाश सिंह, प्रिया यादव, मिन्नी, लक्ष्मी यादव, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि किस चीज़ की कमी है मेरे पढ़ाने में, मेरे नोट्स में, कि मैं इम्प्रूव करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ सके। ये क्वेश्चन लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देने अब स्टूडेंट मैं बता दूं, अब से मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब तक मैंने माइक्रो के बताया, अब मैक्रो के क्वेश्चन है कि 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का नाम बताइए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक के माध्यम से उन्होंने कौन सी बात कही थी? उन्होंने कहा था प्रभावी मांग का बताया था। कोई बात नहीं सर, कॉमर्स के स्टूडेंट की कमी है, कोई नहीं सर, कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 31, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की संपूर्ण एवं सामूहिक सदस्यों का अध्ययन किया जाता है, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर राष्ट्र की आय यानी कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, हम यहाँ पर रोजगार स्तर की बात करेंगे, हम यहाँ पर विदेशी विनिमय दर की बात करेंगे, जो कि पूरे राष्ट्र और सामूहिक रूप से सभी से मिल की बात होती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, बायो और मैथ्स से मेरा बहुत दूरी है, मैंने मैथ्स के कारण ही, पता आपको एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने फिजिक्स बायो के कारण ही मैथ्स और मैंने कॉमर्स चूज़ कर लिया। मेरे पास कॉमर्स शुरुआत से है, ठीक है ना, मुझे मज़ा आता है इकोनॉमिक्स में, मुझे मज़ा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए मुझे अलग से इंटरेस्ट आता है। अकाउंट इकोनॉमिक्स में फैशन है, ठीक है, तो वहाँ तो मुझसे हो ही नहीं सकता। वास्तविक प्रभाव किसे कहते हैं? परिवारों से फर्मों को, वास्तविक प्रभाव यानी कि एक तरफ परिवार है और एक तरफ फर्म है, फर्म से परिवारों को साधन दिया जाता है और परिवार से फर्मों को साधन दिया जाता है और फर्मों से परिवारों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से साधन सेवाओं और वस्तु और सेवाओं के बीच के प्रभाव को वास्तविक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बेटा फिल्म इश्यू, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर
30 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोरी फरमान, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। जो लोग नए आए हुए हैं बेटा, सर हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है एंड डोंट वेरी, जल्द ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल मैं सोचता हूँ मेहनत रंग लाए, आप लोगों का सपोर्ट से ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो लगातार जुड़े हुए हैं, जैसे कल मैंने क्लास अचानक बंद कर दिया, 2-3 बच्चों का मैसेज आ गया, सर क्या हुआ आपको बंद क्यों कर दिया। ऐसे स्टूडेंट जो जुड़े होते हैं ना, उनके कारण मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में, कि कुछ स्टूडेंट तो आयाराम गयाराम है, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं, और क्लास के बीच में पढ़ा रहा हूँ, लघु पूछते हैं दीर्घ, और जब दीर्घ पढ़ा रहा हूँ तो कहते हैं सर लघु कब पढ़ाओगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो जो लगातार, उन्हीं के कारण मैं पढ़ा रहा हूँ। सच में बताऊँ 10-15 स्टूडेंट ऐसे जो लगातार जुड़े हुए हैं, शुरू से लास्ट तक जुड़े रहते हैं, और उनका कमेंट भी आता है, कहते भी हैं, उन लोगों के लिए। अच्छा क्वारी फरमान, यू आर गर्ल, ओके ओके सॉरी, कैसी हैं आप। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। हस्तांतरण भुगतान को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। हस्तांतरण भुगतान से आशय ऐसे भुगतान से है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं करता, वन वे होता है। जैसे दान हो गया, जैसे पेंशन दिया जाना, कौन सा पेंशन, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जैसे स्कॉलरशिप जो होता है, ये सब हस्तांतरण भुगतान के नाम से कहते हैं, क्योंकि इसके बदले में किसी सेवा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, प्रिया यादव आपने कहा तो है, बस बहुत है। उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, औजार हो गया, कच्चा माल हो गया, इन सब के माध्यम से अन्य वस्तुओं का प्रयोग होता है, इसे उत्पादक वस्तु के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब सबसे पहले उत्पादन होने से, उत्पादन से क्या होता है, आय का जनरेशन होता है। जैसे आय होता है, लोग अपनी आय को व्यय करते हैं, और व्यय से पुनः उत्पादन होता है। तो इस प्रकार का एक चक्र से चलता है, और इसी चक्र को क्या बोलते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। राधे कृष्ण, कैसे हैं आप। फिर आज मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर हुआ है, वहां पेपर एक बार ग्रुप में भेज दो सर प्लीज। बेटा कौन सा पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, मेरे पास तो कौन सा पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, मुझे समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ पर तो कोई पेपर ऐसा अभी तक शुरू नहीं हुआ। कौन सा पेपर हुआ मुझे भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय होती है। मतलब देश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कुल आय है उसको देश की जनसंख्या से भाग देकर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। 37 राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। किसी देश में एक लेखांकन वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा अर्जित सभी साधन आयों को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें किराया, ब्याज, वेतन, लाभ सभी प्रकार की आयों को जोड़ा जाता है। बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है बिन्नी जी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जुड़ सकती हो। आपको मैंने लिंक भी भेजा था मिनी, आई थिंक मैं, आपने मुझे जब मैसेज किया था ना, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा था, आप जुड़ी नहीं है। यस हर्षित तिवारी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं है तो 7830010683 पर कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं जोड़ दूंगा, ये मेरा नंबर है 7830010683, ये मेरा नंबर है हर्षित तिवारी। इस नंबर को नोट कीजिए और यहाँ से मैसेज कीजिए। बेटा वो अभी तक दिल्ली वाला मेरे पास आया नहीं है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए, प्रोवाइड कर दूंगा। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। देश को घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। मतलब एक देश की घरेलू सीमा, देश की, ये देश की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं, यहाँ पर जितने भी वस्तुओं और जितने भी सेवाओं का उत्पादन होता है, इन सब के उत्पादन मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। कौरी फरमान क्या बोल रहे हैं। कोई चार्ज नहीं बेटा, मेरा हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है,
हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको देखिए आपके सामने नोट्स दे रहा हूं बना के, फ्री में यूज कीजिए ना, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। प्राचलन अधिशेष किसे कहते हैं? प्राचलन अधिशेष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त होने वाली आय के योग को प्राचलन अधिशेष के नाम से जाना जाता है। इसको प्राचलन के अलावा परिचालन भी बोलते हैं, परिचलन अधिशेष भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत किराया, ब्याज और लाभ, यानी कि किराया, ब्याज और लाभों के योग को परिचालन अधिशेष के नाम से, परिचालन अधिशेष के नाम से जाना। यह बेटा कोई राधे कृष्ण, आप जो नोट कर रहे हैं ना उसको ग्रुप में भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, माल सूची किसे कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है माल सूची, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है यूपी बोर्ड में। नो सर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नहीं है। मिन्नी जी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ना, मैं दोबारा दे रहा हूं, मिन्नी जी इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जुड़ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं उत्तराखंड वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा। माल सूची क्या होता है? देखिए आपके निर्मित वस्तुओं और अनिर्मित वस्तुओं और कच्चे मालों का स्टॉक, वो स्टॉक, कोई माल बिकता नहीं है, कोई माल आधा बना हुआ है, या कोई कच्चा माल है जो एक फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है, मतलब अभी उसको बेचना नहीं, अपने पास स्टॉक करके होल्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं माल सूची, कि हमारे पास इतना माल है पड़ा हुआ जिसको हमें बेचना है, उसको माल सूची के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बिक्री के लिए निकाला नहीं है, लेकिन अगले साल को ट्रांसफर की, ये माल हमारा पास बचा हुआ रहेगा, स्टॉक रहेगा, वही माल सूची के नाम से हम जानते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष अदला बदली की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। डायरेक्ट एक्शन होता है कि अगर आपको कपड़े चाहिए तो उस आदमी के पास जाएंगे जिसके पास भोजन होता है, खाना होता है, कपड़े दे दिया, भोजन ले लिया। जब वस्तुओं का वस्तुओं के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। ओके हर्षित तिवारी, मैं देख लूंगा, आपने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया है, ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप में जो भी मैसेज कर रहा है मुझे अपने नाम के साथ लिखिएगा और किस बोर्ड से वो भी लिख दीजिएगा। दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। दोहरे संयोग की आवश्यकता का मतलब होता है, दोहरे संयोग की आवश्यकता का अर्थ है कि दो व्यक्ति ऐसे विनिमय करें जिनके एक दूसरे की आवश्यकता हो और दोनों व्यक्तियों के पास अपनी आवश्यकता की से अधिक वस्तु, मतलब दो व्यक्ति ए और बी ऐसे हो, ए के पास बी की जरूरत का सामान हो और बी के पास ए की जरूरत, दोनों ही एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, तो इसे दोहरे संयोग की आवश्यकता कहते हैं, क्योंकि वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग का होना आवश्यक है ताकि एक्सचेंज कर सके। फिल्म इंस्टीट्यूट बेटा मुझे पता नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर तो है कल, लेकिन माइनर सब्जेक्ट का पेपर है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड की तरफ से, तो ठीक है, क्योंकि नॉर्थ जोन में आता है, नॉर्थ जोन में माइनर सब्जेक्ट का पेपर है, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज उर्दू वगैरह, उनका पेपर है, ठीक है। 43, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? वह बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करती हैं, उनके मांगने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है, व्यावसायिक बैंक कहते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब व्यापारिक बैंकों की कैटेगरी में कहते हैं। ओके ओके मिन्नी जी, उत्तराखंड बोर्ड में भी ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44, मुद्रा के प्राथमिक और मुख्य कार्य क्या है? आप चाहे तो इसके बारे में दो लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। मुद्रा के दो ही प्राथमिक कार्य, एक है विनिमय का माध्यम, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, दूसरा होता है वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, यानी कि मूल्य का मापक। किसी वस्तु के मूल्य को आपको पता है कि मुद्रा के द्वारा आज की डेट में तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। मुद्रा गुणक किसे कहते हैं? मुद्रा गुणक का क्या निर्धारित करता है? मुद्रा गुणक ये बताता है कि व्यावसायिक बैंकों के अधिकतम साख को प्रदर्शित करता है, वो अपने अतिरिक्त नकद कोषों को सृजित कर सकता है। मुद्रा गुणक ये बताता है कि कोई भी बैंक अपने पास जो नकद पैसा जमा दो उसके आधार पर वो कितनी साख जमाओं को निर्माण करेगा। और मुद्रा गुणक का मतलब होता है 1/नकद कोष अनुपात, CRR।
मान लीजिए किसी भी बैंक केंद्रीय बैंक ने CRR तय किया 20%, तो मुद्रा गुणक कितना होगा? 1/20%। प्रतिशत हटा दो, ऊपर 100 आ जाएगा, बट्टे 20 यानी कि 5। मतलब ये इकोनॉमी में अगर 1000 रुपये जमा हो रहा है तो उसका 5 गुना ज़्यादा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि उस 1000 को व्यापारिक बैंक 5000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को ही मुद्रा गुणक के नाम से जानते हैं। केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च संस्था है जो देश के समस्त बैंकिंग प्रणाली को नियमित और नियंत्रित करती है तथा देश के लिए नोट निर्गमित करती है। उसे केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के बदले में ऋण देने के लिए तैयार होता है, उस दर को बैंक दर कहते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक है, RBI से अलग अलग बैंकों को लोन दिया जाता है, SBI को, BOB को, पंजाब नेशनल बैंक को, और ये लोग फिर जनता को लोन देते हैं। तो RBI से बैंकों को जिस दर पर लोन दिया जाता है उसको बैंक दर बोलते हैं, और व्यापारिक बैंक से जनता को जिस दर पर लोन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्याज दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा। अरे राधा कृष्ण सुन लो, लक्ष्मी यादव जी कुछ बोल रही हैं। निकट मुद्रा की परिभाषा दीजिए। निकट मुद्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर मनी। नियर मनी एक्चुअली में ये पैसा तो नहीं होता है, रुपया तो नहीं होता, लेकिन रुपए को तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है। वह मुद्रा जिसका प्रत्यक्ष लेन देन में उपयोग नहीं करते, लेकिन मुद्रा के रूप में बड़ी सरलता से और आसानी से जो है मुद्रा में परिवर्तित। निकट मुद्रा कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रतिभूति है। क्या चीज़ है? प्रतिभूति है, बॉन्ड है। अब अचानक उसको बेच के कभी भी बेच के कभी भी जो पैसा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सोना है कभी भी बेच सकते हो, वो आपका क्या है? निकट मुद्रा है। या फिर आपके पास चेक रखा है, कभी बैंक में रख के उससे चेक को क्लियर करवा सकते हो। तो ये सब निकट मुद्रा के नाम से जानते हैं। ओके, मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है? मुद्रा से पूर्ति से अभिप्राय देश की जनता के पास समय के निश्चित बिंदु पर कुल मुद्रा की, मतलब एक निश्चित समय पे देश की जनता के पास जो भी पैसा, मतलब उनके पास जो भी चलन जमाए हैं, चाहे वो नोटों के रूप में हो, चाहे वो सिक्कों के रूप में है, लोगों के पास जितने भी नोट है, जितने भी सिक्के हैं, उन सब का योग जो है मुद्रा की पूर्ति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्वेश्चन आया हुआ है, सर मुद्रा किसे कहते हैं? आपने कहा सर मुद्रा किसे कहते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मुद्रा किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बता दूं, मुद्रा वह वस्तु या माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तथा जिससे सामान्य जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मिन्नी जी आज 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 49 हो गए, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का मतलब होता है वस्तु के विनिमय का माध्यम जिसे सामान्य रूप से हर कोई स्वीकार करे और कानून के द्वारा मान्यता दिया गया, उसे मुद्रा कहते हैं। समग्र मांग से क्या अभिप्राय? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के लिए मांग के कुल योग को समग्र मांग कहते हैं। मांग के दो प्रमुख घटक होते हैं जिसके अंदर C+I यानी कि उपभोग व्यय और निवेश व्यय को शामिल किया जाता है। स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं? स्वतंत्र को स्वायत्त भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, इसका साइन होता है C बार। आय शून्य होने की दशा में भी कुछ ना कुछ उपभोग होता है। मान लीजिए आपकी इनकम जीरो है, लेकिन आपकी कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ जीने के लिए खर्च करेंगे। तो जब इनकम जीरो होती है उस टाइम अगर मान लो आपने 100 रुपये खर्च कर दिया, तो इसी को एक ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। मतलब जब हमारे पास इनकम कुछ नहीं है तब भी जीने के लिए जो खर्च करेंगे उसी को हम स्वतंत्र उपभोग के नाम से जानते हैं। जेबीसी का बाजार नियम क्या है? जेबीसी का बाजार नियम सिंपल है। जेबीसी ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, क्योंकि जब वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत कम होगी,
कीमत कम होगी तो कम कीमत पर लोग ज़्यादा मांग करेंगे, यानी कि पूर्ति के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की कीमतें कम हो जाएंगी। जैसे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़े तो कीमत दोबारा बढ़ने लगेगी। इसी से कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेते हैं, जबकि गलत है। प्रभावपूर्ण मांग क्या है? लक्ष्मी यादव जी, बेटा इलाज करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अब पेपर सामने है, टाइफाइड फीवर हो गया, इसका मतलब डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। डॉक्टर दिखाइए, दवाई ले लीजिए, ठीक है, और बीमार मत पड़िए। अगर आपको लग रहा है बीमार है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, ठीक है, चेकअप कराइए, सही हो जाएगा। प्रभावपूर्ण मांग क्या है? प्रभावपूर्ण मांग उस संपूर्ण व्यय को कहते हैं जो रोजगार के किसी स्तर पर दिए कुल उत्पादन पर किया जाता है। मतलब एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होता है, यानी कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होता है, उस बिंदु को प्रभावपूर्ण मांग का कहते हैं। और ये प्रोफेसर कीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी कि एमपीसी बराबर क्या बोलते हैं? आय में होने वाले परिवर्तन, इससे उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच का संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। गुणक को परिभाषित कीजिए। गुणक को परिभाषित कीजिए। निवेश में होने वाले परिवर्तन यानी कि डेल्टा आई, निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण उस देश में आय में भी परिवर्तन होता है, और अगर आय में परिवर्तन होता है तो निवेश से कई गुना ज़्यादा होता है, तो इसी को ही निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि दोनों के बीच अनुपात बताता है कि मान लीजिए एक इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके कारण अगर 500 रुपये जनरेट हो रहे हैं तो इसको बोलते 5 गुना अधिक जनरेट हुआ, तो इसको बोलते हैं निवेश गुणक। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या आशा है? ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या आशा है? अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रचलित मजदूरी दर पर कम करने के लिए तैयार होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं, किंतु उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब हम काम करने के लिए खड़े हैं, भाई काम दो काम दो काम दो, लेकिन भाई कोई काम नहीं देता, तो उस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो, मतलब एमपीसी बराबर एमपीएस बराबर 0, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा? देखिए, जब सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया हुआ है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फार्मूला होता है 1 माइनस एमपीएस। 1 में से 0 माइनस कर दो, 1 ही आएगा। तो यानी कि जब सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 तो एमपीसी कितना होगा? 1 होगा। न्यून मांग क्या है? यस, दिशांत जहांगीर, हेलो, कैसे हैं बताइए? हेलो हेलो दिशांत जहांगीर, हेलो। न्यून मांग क्या है? न्यून मांग से तात्पर्य ऐसी स्थिति होती है जब वास्तविक सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक मांग से कम हो जाती है, या फिर ऐसी स्थिति जहां पर एडीएएस से कम होता है, उसे जो है हम न्यून मांग के नाम से जानते हैं। राधाकृष्ण कह रहे मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा वह साधन या वस्तु है जिसके माध्यम से वस्तु का क्रय विक्रय होता है, जो सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है और कानून के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं, ठीक है। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, वो दोबारा मैंने रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। बेटा न्यून मांग अतिरेक मांग क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, बट यस बेटा आपने सही कहा, न्यून मांग अतिरेक मांग, न्यून मांग की समस्या बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार शामिल करना पड़ता है। कोई नहीं, राधाकृष्ण ने डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन तो होता है कोई परेशानी। कल भी मैं क्लास पूरा नहीं कर पाता, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 59, अस्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं? वास्तविक सामूहिक मांग जिस सीमा तक पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग से अधिक हो जाती है तो उसे स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर जब सामूहिक मांग एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है,
सामूहिक पूर्ति की तरफ उस स्थिति को स्फीतिक अंतराल या फिर इसी को जो है हम जो है क्या बोलते हैं अतिरेक मांग के नाम से जानते हैं, इसको अतिरेक मांग के नाम से जानते हैं। बजट से क्या तात्पर्य है? सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्ययों का विवरण होता है बजट, जहां पर कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम है, उन सब के बारे में बताया जाता है। राहुल दादा 12 की जानकारी सर मुझे समझा नहीं, आपने क्या 12 की जानकारी पूछा है, सही से बताइए। हमें तो सर सरकारी बजट किसे बोलते हैं, यही तो बताया बेटा, यही सरकारी बजट है, ये आपके सामने है। सरकारी बजट का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर में सरकार कितना प्राप्त इनकम करने वाली है और कितना व्यय करने वाली है, इनका विवरण होता है सरकारी बजट। हसीता आरटी कहता है। और अधिमांग किसे कहते हैं बेटा? अतिरेक मांग, अधिमांग, ये सब एक ही चीज है। अतिरेक मांग, अधिमांग, अधिक मांग एक ही स्थिति है। अतिरेक मांग को स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं, सब एक ही होता है। 61 राजस्व प्राप्तियां क्या है? सरकार की वे प्राप्तियां जिनसे ना तो सरकार की संपत्तियों में कोई कमी आती है और ना ही दायित्वों में वृद्धि होती है, उसे राजस्व प्राप्तियों के नाम से जाना जाता है। कर की परिभाषा, टैक्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टैक्स? कर सरकार को किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में कोई सेवा प्राप्त होने की आशा नहीं की जा सकती, उसे टैक्स या कर के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही उसका भार व्यय करना पड़ता है। मतलब प्रत्यक्ष कर को हम किसी दूसरे पर हस्तांतरित या शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आय पर लगने वाला कर आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, इन सबको हम प्रत्यक्ष कर के नाम से डाल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। घाटे का बजट किसे कहा जाता है? घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार का अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है। मतलब ये होता है सरकार की प्राप्तियां 100 रुपये और सरकार खर्च कर रही है 120 रुपये, तो 20 रुपये का घाटा हुआ। इस प्रकार के बजट को बजट घाटा के नाम से, घाटे का बजट के नाम से जानते हैं, डिफिसिट बोलते हैं। प्रिया यादव ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, सर आपके 12th में कितने मार्क्स है? बेटा सबसे पहली बात होता है मैं सीबीएसई बोर्ड से था और अभी सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा रहा हूँ, और हमारे टाइम प्रैक्टिकल नहीं हुआ करता था, यानी कि 20 मार्क्स 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल अब होता है मेरे टाइम नहीं था, तो 100% थ्योरी उस समय। और दूसरी बात, जब मैंने पेपर दिया 2007 में मैंने बोर्ड किया हुआ है, उस समय एमसीक्यूज भी नहीं आया करते थे, और उस समय मेरे इकोनॉमिक्स में 100 में से 96 मार्क्स आए थे। ठीक है, राजकोषीय नीति से क्या आशय है? राजकोषीय नीति से अभिप्राय सामान्यतः सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीतियों कहते हैं। मतलब सरकार के द्वारा कर, व्यय, इससे रिलेटेड जो भी नीति बनाई जाती है, इस राजकोषीय नीतियों को बजट नीति के नाम से भी जाना जाए। इसको बजट नीति, यानी कि बजट के माध्यम से कितना खर्च करना है, कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, इन सबसे रिलेटेड जो नीति बनाई जाती है उसे राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यूपी बोर्ड में प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड में इस साल होने लगा है, पिछले साल से यूपी बोर्ड में नहीं होता। यूपी बोर्ड में भी 100 नंबर का ही पेपर होता है। ठीक है। 66 विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? जिस दर पर देश की कुल मुद्रा इकाई का विनिमय दूसरे देश की मुद्रा के साथ किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर। मान लीजिए $1 के बदले में अगर हमें 83 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है तो इसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं, जिसके आधार पर हर्षित तिवारी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हाँ मैं यूपी बोर्ड में नहीं होता, मैं भूल गया, यूपी बोर्ड में नहीं होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके। व्यापार संतुलन से क्या आशय होता है? व्यापार संतुलन मतलब दो देशों के मध्य दृश्य वस्तुएं, मतलब भौतिक वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं। बिल्कुल सीबीएसई में प्रैक्टिकल होता है, सीबीएसई में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का पेपर होता है। उत्तराखंड बोर्ड में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो दो देशों के बीच केवल दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात का जो लेखा जोखा होता है उसे व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है।
भुगतान संतुलन से क्या आशा है? एक देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों शेष विश्व के साथ सभी प्रकार की वस्तुएं, चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो, एक पक्षीय हो, पूंजीगत हो, सभी प्रकार के वस्तुओं के लेन देन का जो विवरण होता है, जो लेखा जोखा होता है, उसे भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। विदेशी विनिमय बाजार की परिभाषा दीजिए। विदेशी विनिमय बाजार की क्या होता है? विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर खरीदा या बेचा जाता है, उसे विदेशी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। ओके, हाजिर विनिमय दर के, देखिए विनिमय बाजार का ही दो प्रकार है, हाजिर विनिमय दर और वायदा विनिमय दर। हाजिर का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जिसमें केवल चालू या हाजिर लेन देन, यानी कि दैनिक रूप से जो लेन देन होता है उसे शामिल किया जाता है, हाजिर विनिमय दर के नाम से। इसमें एक भी फ्यूचर या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड लेन देन नहीं होता है। जबकि दूसरा है वायदा बाजार। विदेशी विनिमय से संबंधित वायदा बाजार वह बाजार है जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का कारोबार होता है, उसे हम वायदा बाजार के नाम से जानते हैं। प्रिया यादव कह रही है सर भुगतान संतुलन को एक बार बता। देखिए भुगतान संतुलन की बात करें, ठीक है, भुगतान संतुलन क्या होता है बता दूं आपको। भुगतान संतुलन का मतलब होता है एक देश का विदेशों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के लेन देन, चाहे वस्तुओं के आयात निर्यात का हो, चाहे सेवाओं के आयात निर्यात का हो, चाहे दान दक्षिणा हो, चाहे पूंजीगत एग्रीमेंट हो, सभी प्रकार के लेन देनों का जो व्याख्यात्मक विवरण होता है, जो एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, उसे हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है और ये दोहरे लेखांकन प्रणाली के अंदर बना जाता है, इसलिए भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित ही होता है, बेसिकली संतुलित ही होता है। ध्यान रखिएगा। ओके प्रिया जी, चालू खाता किसे कहते हैं? चालू खाता, भुगतान संतुलन का चालू खाता, एक अकाउंट में भी चालू खाता होता है, करंट अकाउंट, और ये भुगतान संतुलन का है। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है। ये वो खाता है जिसके अंदर ऐसे लेन देनों को शामिल किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था के संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक साथ किया जाता है। मान लीजिए कार और पेट्रोल का एक साथ प्रयोग होगा, बिना पेट्रोल के कार नहीं और कार के बिना पेट्रोल का कोई मतलब नहीं। जैसे चाय और चीनी, चाय में चीनी नहीं डालेंगे तो नहीं पी पाएंगे, कल शुगर मरीज पी पाएंगे, और चीनी का प्रयोग चाय, तो जिनका प्रयोग एक साथ एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, इन वस्तुओं को पूरक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। हर्षित आर्टरी, सर ये वायदा बाजार आपकी बात में नहीं है। ओके, हो सकता है। न्यास मुद्रा का क्या होता है बेटा? विदेशी विनिमय बाजार तो है बेटा, ठीक है। एक बार अपना नंबर बताइए बेटा, एक बार और बताना नंबर। ये मेरा नंबर है, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के लास्ट में, अभी नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा नंबर है। स्वप्रेरित मदों से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरित मदे का तात्पर्य वे मदे होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों से शामिल होता है और जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्ति करना होता है। मतलब यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी इंपोर्ट करेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्ति करना होता है। इसे स्वप्रेरित मदों के नाम से जाना जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 75। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं? सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। जैसे पब्लिक पार्क, जैसे स्ट्रीट लाइट, जैसे पब्लिक टॉयलेट, ठीक है ना, जैसे गांव की गलियां, सड़कें, बाजार के बाद का जो फुटपाथ बनाया जाता है, ये सब पब्लिक सार्वजनिक वस्तुओं के नाम से, जिनका प्रयोग सामान्य जन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। सर न्यास मुद्रा से क्या तात्पर्य होता है? एक बार जरूर समझा दीजिएगा। आपने पूछा न्यास मुद्रा क्या होता है, और देखिए मुद्रा का एक प्रयोग होता है
देखिए जो ये जो न्यास मुद्रा है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था निकट मुद्रा, क्या बताया था, निकट मुद्रा, ये निकट मुद्रा का ही को ही न्यास मुद्रा के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो मुद्रा होती है जो सामान्य रूप से प्रचलन में तो नहीं होती बेटा, लेकिन ये मुद्रा के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। ये